नमस्कार। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मुद्रा की परिभाषा, उसका जो कॉन्सेप्ट है, मुद्रा कितने प्रकार की होती है और मुद्रा के कार्य क्या है, ये हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो मुद्रा होती है वो है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो मुद्रा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, मनी, अंग्रेजी भाषा के मनी शब्द का रूपांतरण ही मुद्रा है। मनी शब्द जो लैटिन भाषा है उससे उत्पन्न हुआ है। एक रोम में देवी थी, जूनो देवी, उनका प्रारंभिक नाम था मोनेटा। इस देवी को इटली के निवासी स्वर्ग की रानी मानते थे। इस देवी के मंदिर में सिक्कों की ढलाई का कार्य किया जाता था और माना जाता है कि देवी जूनो के मंदिर में जो मुद्रा बनाई जाती थी उसका नाम आगे चल के मोनेटा रखा गया, जो बाद में मनी शब्द के रूप में लोकप्रिय हो गया। मुद्रा की परिभाषा की बात करें तो हार्टले विदर्स की जो परिभाषा है मुद्रा की, वो है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। ये सबसे फेमस परिभाषा है जो हार्टले विदर्स ने दी। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। इसके अलावा प्रोफेसर मार्शल की भी परिभाषा हमें ध्यान रखनी चाहिए। उन्होंने परिभाषा दी कि मुद्रा के अंतर्गत ये समस्त वस्तुएं सम्मिलित की जाती हैं जो किसी समय या किसी स्थान में बिना संदेह या विशेष जांच पड़ताल के वस्तुओं तथा सेवाओं के खरीदने और खर्च चुकाने के साथ के रूप में सामान्य रूप में प्रचलित रहती है। तो ये मार्शल की परिभाषा थी। मार्शल की परिभाषा से ये साफ पता चलता है कि मुद्रा में हम एक तो विशेष जांच पड़ताल के बिना और बिना संदेह के बिना मुद्रा का चलन यहाँ पे प्रोफेसर मार्शल ने स्वीकार किया है। तो जिस मुद्रा को सभी व्यक्ति किसी देश विशेष में स्वीकार करते हैं बिना किसी संदेह के, बिना किसी जांच पड़ताल के, वही सही मायनों में मुद्रा कहलाने की योग्य होती है। तो ये एक व्यापक दृष्टिकोण था। बहुत सी परिभाषाओं के बाद हम निष्कर्ष रूप में यह कह सकते हैं कि मुद्रा वह सर्वमान्य और सर्व स्वीकार्य वस्तु है जिसे वस्तु और सेवाओं के विनिमय में और ऋण के शोधन में सभी व्यक्तियों द्वारा बेरोक टोक और निसंकोच स्वीकार किया जा सकता है। चलिए, ये तो थी मुद्रा की परिभाषा और मुद्रा का अर्थ। अब हम भारत में मुद्रा की क्या स्थिति है उसे देखते हैं। तो सबसे पहले भारतीय रुपए का जो कोड है वो INR कहा जाता है। भारत में मुद्रा जारी करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है और एक नया चिन्ह भारतीय रुपए के लिए दिया गया। उसमें हिंदी का जो र लिखा जाता है और उस र में बीच में एक लाइन खींची जाती है, तो वो इस तरीके से लगता है जैसे हमारे देश का झंडा है। और आर, इंग्लिश का जो कैपिटल लेटर में आर होता है, उसकी तरह भी वो लगता है। तो इन तीनों चीज़ों के होने के कारण जो प्रोफेसर D उदय कुमार थे, IIT गुवाहाटी के प्रोफेसर, उन्होंने ये चिन्ह डिज़ाइन किया था और उनके इस चिन्ह को स्वीकार किया गया था। सबसे पहले रुपये शब्द का प्रयोग शेरशाह सूरी ने भारत में अपने शासन के दौरान किया था। अब हम बात करते हैं मुद्रा की तरलता की, मनी लिक्विडिटी की। मुद्रा की वह क्षमता जिससे उसे नकद में रूपांतरित किया जा सकता है उसे मुद्रा की तरलता कहा जाता है, लिक्विडिटी ऑफ मनी। जितनी अधिक आसानी से नकद में रूपांतरित किया जा सके उतनी ही हम मुद्रा को तरल मानेंगे। तो अब मुद्रा की तरलता, यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको दे रखी है जैसे फ्लैट, कार, घड़ी, सोना, चेकबुक, कैश। इन सब में सबसे ज़्यादा तरल क्या है? कैश अपने आप में कन्वर्टेड है तो वो सबसे ज़्यादा तरल है। उसके बाद चेक बुक, फिर सोना, सोने को बेचकर जल्दी से कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। उसके बाद घड़ी,
और फिर कार और फ्लैट। एक फ्लैट को बेचने में कुछ टाइम तो लगता ही है, तो उसे आसानी से कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए हम इन सब चीज़ों में सबसे कम तरल मानेंगे फ्लैट को, और सबसे अधिक तरल कैश जो कि अपने आप में कन्वर्टेड है उसे मानेंगे। मुद्रा की तरलता के लिए उसमें कुछ विशेषताएं होनी चाहिए, जैसे उसका नकद में रूपांतरण आसानी से हो जाना चाहिए, रूपांतरण में कम से कम समय लगना चाहिए, और जब उसका रूपांतरण हो तो रूपांतरण के मूल्य में कम से कम अंतर होना चाहिए। जैसे आप कह सकते हैं कि फ्लैट को बेचने में क्या टाइम लगेगा, फ्लैट भी कुछ समय में ही बेचा जा सकता है और उसे कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन हो सकता है जल्दीबाजी में उसकी वो कीमत नहीं मिले जो उसकी वास्तविक कीमत है। तो जो तीसरा पॉइंट है कि रूपांतरण के मूल्य में कम से कम अंतर होना चाहिए, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। कन्वर्ट करना ही ज़रूरी नहीं है, उसके मूल्य में अंतर भी नहीं आना चाहिए। तो ये हमने मनी यानी रुपए की या करेंसी की तरलता की बात की। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ मनी पे, मुद्रा के प्रकार पे। तो मुद्रा कितने प्रकार की होती है ये हम समझेंगे। सबसे पहले आती है संकीर्ण मुद्रा, नैरो मनी। संकीर्ण मुद्रा क्या होती है इसे समझते हैं। मुद्रा आपूर्ति का वह हिस्सा जिसको आसानी से नकद में हम रूपांतरित करें, जिसकी तरलता सबसे ज़्यादा हो, उसे संकीर्ण मुद्रा कहते हैं। देखिए, संकीर्ण से यहाँ पे क्या मतलब है, रुपया जो नगद में होता है वो सबसे ज़्यादा संकीर्ण है। जैसे जैसे हम उसमें मुद्रा के अन्य प्रकारों को जोड़ते जाएंगे, जैसे हम चेक, डीडी और इधर से हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सब चीज़ों को जैसे जैसे हम जोड़ते जाते हैं मनी के कॉन्सेप्ट में, तो ये संकीर्ण नहीं होकर एक वाइड कॉन्सेप्ट हो जाता है, ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो जाता है, तो फिर उसे ब्रॉड मनी कहेंगे। यहाँ पे हम नैरो मनी यानी जो वास्तव में मुद्रा है उसे ही संकीर्ण मुद्रा कहते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रॉड मनी पर, वृहद मनी पर। तो मुद्रा आपूर्ति का वह हिस्सा जिसे थोड़े से प्रयास में, थोड़ा सा प्रयास तो करना ही पड़ेगा, उससे नगद में रूपांतरित कर सके, वह वृहद मुद्रा कहलाती है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर चेक को मान सकते हैं, यह वृहद मुद्रा है। अगर आपको चेक को कैश में कन्वर्ट करना है तो थोड़ा प्रयास तो आपको करना ही पड़ेगा, तो ये ब्रॉड मनी कहलाती है। अब हम आते हैं तीसरे प्रकार की जो मुद्रा होती है, समीप मुद्रा। समीप मुद्रा यानी नियर मनी। अब ये नियर मनी क्या होती है, समीप मुद्रा क्या होती है, इस प्रकार की मुद्रा की तरलता सबसे कम होती है, लेकिन कुछ प्रयासों के द्वारा तरल में रूपांतरित इसको किया जा सकता है। इसका उदाहरण आप ले सकते हैं शेयर से। आप शेयर को अगर बेचोगे तो उसे चेक से ज़्यादा समय लगेगा, जो चेक से कन्वर्ट करवाने में समय लगता है रुपए में, उससे ज़्यादा समय शेयर को बेचने में और उसे कैश में कन्वर्ट करवाने में लग सकता है। तो इसलिए इसे समीप मुद्रा कहते हैं, नियर मनी कहते हैं। अब कुछ बातें हैं कि समीप मुद्रा और जो वास्तव में मुद्रा होती है उसमें हम तुलना करते हैं। तो मुद्रा के जो चीज़ें बहुत ज़्यादा समीप होती है, कुछ ऐसी तरल संपत्तियां होती है जो मुद्रा के नहीं होते हुए भी मुद्रा के समीप हो और इन्हें शीघ्र ही मुद्रा में बदला जा सके, जैसे सरकारी प्रतिभूतियाँ, ट्रेजरी बिल्स, डिबेंचर यानी ऋण पत्र, बॉन्ड्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, बैंकों में जो फिक्स डिपॉजिट होती है, कंपनियों के जो शेयर होते हैं, और इस प्रकार की बहुत सारी जो तरल संपत्तियां होती हैं। इस प्रकार साख पत्रों और जो भी हमने परिसंपत्तियों की बात की वो मुद्रा नहीं कहलाकर क्या कहलाती है, निकट मुद्रा कहलाती है, नियर मनी कहलाती है। तो नियर मनी में एक बार मैं फिर बता दूं आपको, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ट्रेजरी बिल, डिबेंचर, बॉन्ड, बिल ऑफ एक्सचेंज, बैंक में एफडी, कंपनियों के शेयर्स, ये सारी की सारी संपत्तियां हैं जो मनी है वो नियर मनी में आएगी। नियर मनी यानी निकट मुद्रा में आएगी। निकट मुद्रा को हम एक दूसरा नाम भी दे सकते हैं, मुद्रा का प्रतिस्थापक यानी सब्स्टिट्यूट मनी। सब्स्टिट्यूट मनी इसे बोल सकते हैं। जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं उनके अनुसार एक देश में मुद्रा की जो कुल पूर्ति है उसका अनुमान लगाते समय
मुद्रा और निकट मुद्रा दोनों को ही ध्यान में रखा जाता है। तो निकट मुद्रा भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सामान्य मुद्रा होता है। अगली जो मुद्रा का प्रकार है वो है वस्तु मुद्रा, जिसको हम पदार्थ मुद्रा भी, कॉमोडिटी मनी भी कहते हैं। अब नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें किसी वस्तु को हम मुद्रा मान लेते हैं। जैसे इस प्रकार की मुद्रा में किसी पदार्थ का उपयोग मुद्रा के रूप में करते हैं, जैसे आप बर्तन को, हाथी दांत को, और पहले के टाइम पे जो समुद्र में सीपियाँ और कोड़ी वगैरह चलती थी उन्हें भी मुद्रा मान लिया जाता था। तो किसी पदार्थ को जब आप मुद्रा मान लेते हो तो उसे वस्तु या पदार्थी मुद्रा कहलाती है। ये अब चलन में नहीं है, पहले के टाइम पे चलन में रहा करती थी, जब पशु के चमड़े से भी मुद्राएं निर्मित की जाती थी। अब इनका कोई महत्व नहीं है। अगले जो प्रकार है मुद्रा का वो है धात्विक मुद्रा, मेटेलिक मनी। जब किसी भी धातु का उपयोग मुद्रा के रूप में करते हैं तो उसे धात्विक मुद्रा कहा जाता है। जैसे आप सोने की सिक्के रहते हैं, चांदी के सिक्के रहते हैं, ये सब धात्विक मुद्राएं। इन मुद्राओं की खास बात ये रहती है कि इनका उपयोग एक तो आप मनी के रूप में भी कर सकते हैं, एक्सचेंज, जहाँ पर वस्तु विनिमय की आवश्यकता नहीं होती, तो वो एक माध्यम का कार्य भी कर जाता है। प्लस एक इसका एडवांटेज ये होता है कि धात्विक मुद्रा में अगर हम इस मुद्रा को असलियत में जो इनका नॉमिनल वैल्यू होता है, अंकित मूल्य होता है, और जो इनका वास्तविक मूल्य होता है वो हमेशा बराबर होता है। ये इनकी खास बात होती है। अगला जो प्रकार है मुद्रा का वो है मानक मुद्रा, स्टैंडर्ड मनी। यह धात्विक मुद्रा का ही प्रकार है। इसमें अंकित मान का मूल्य उतना ही होता है जितने मूल्य की वस्तु होती है, जैसे सिक्के। और एक होता है सांकेतिक मुद्रा, टोकन मनी। यहाँ पर अंकित मान निर्मित मौद्रिक वस्तु के मूल्य से हमेशा अधिक होता है। जैसे जो वर्तमान में हमारे सिक्के चलते हैं, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, ये सिक्के सब सांकेतिक मुद्रा के प्रतीक हैं, क्योंकि इन सिक्कों को अगर आप पिघला कर और बेचने जाओगे तो इनसे वो मूल्य प्राप्त नहीं होगा जो इनका अंकित मूल्य होता है। तो कहने का मतलब इनका जो अंकित मूल्य है वो मौद्रिक वस्तु के मूल्य से हमेशा ही अधिक होता है। इन्हें सांकेतिक मुद्रा कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जो सिक्के प्रचलित होते हैं वो किस प्रकार की मुद्रा है, सांकेतिक सिक्के हैं यानी टोकन मनी है, या प्रमाणित सिक्के हैं, स्टैंडर्ड मनी है, तो आपको इसका आंसर करना है कि हम इन दोनों का ही सम्मिश्रण का प्रयोग करते हैं, और जहाँ तक है वो सांकेतिक मुद्रा ज़्यादा मानी जाती है। अब हम आते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है कागजी मुद्रा पर, पेपर मनी पर। जब कागज का उपयोग अलग अलग मौद्रिक मान के लिए हम करते हैं, भारत में कागजी मुद्रा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। लेकिन यहाँ पे एक अपवाद है, और जो आपसे काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, वो अपवाद है कि भारत में 1 रुपये का जो नोट होता है उसे भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय होता है वो जारी करता है, और इस पर वित्त सचिव के ही हस्ताक्षर होते हैं। जबकि जो अन्य कागजी मुद्राएं हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के हस्ताक्षर से आरबीआई द्वारा ही जारी होती है। बस ये एक अपवाद है, 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय के द्वारा और वित्त सचिव के हस्ताक्षर से जारी होते हैं। और जितने भी सिक्के होते हैं उन सिक्कों को भी आरबीआई जारी नहीं करता, बल्कि वित्त मंत्रालय जारी करता है, और आरबीआई इनको चलन में लेकर आता है। तो आपसे जब भी पूछा जाए कि भारत में सिक्के और 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है, आपको जवाब देना है ये काम भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है, और 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। अब जो पेपर मनी है, उस पेपर मनी के बारे में हम कुछ बात करते हैं। तो पेपर मनी यानी कागजी मुद्रा क्यों महत्वपूर्ण है किसी भी देश के लिए, इसको क्यों विश्वास आधारित मुद्रा भी कहा जाता है,
इस पर हम बात करते हैं। तो कागज़ पर जारी करने वाला जो अधिकारी होता है उसके मूल्य का भुगतान करने की प्रतिज्ञा भी करता है। आपने नोट पे पढ़ा होगा, एक प्रतिज्ञा लिखी होती है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। तो इसी वचन के आधार पर कागज़ का नोट मुद्रा के रूप में स्वीकार किया जाता है और इसी कारण हम इसे विश्वास आधारित मुद्रा भी कहते हैं। वर्तमान में सांकेतिक कोष हम रखते हैं। कोई भी मुद्रा जारी करने से पहले एक कोष रखा जाता है वहाँ के किसी भी देश के केंद्रीय सरकार, केंद्रीय बैंक द्वारा। तो वर्तमान में हम भी सांकेतिक कोष रखकर पूर्ण जन विश्वास आधारित पत्र मुद्रा जारी करते हैं। पहले क्या किया जाता था, जितनी पत्र मुद्रा जारी की जाती थी उतना ही बैंक में सोना रखा जाता था, गोल्ड का रिजर्व रखा जाता था, लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं है। तो हम सांकेतिक रूप में कोष रखते हैं और उस कोष के आधार पर ही, पूरे जन विश्वास के आधार पर ही हम पत्र मुद्रा को जारी करते हैं, इसलिए इसे विश्वास आधारित मुद्रा भी कहा जाता है। अब पत्र मुद्रा भी कई प्रकार की होती है। जैसे आप पहला इसका प्रकार मान सकते हैं प्रतिनिधि पत्र मुद्रा। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी क्या होता है, तो आपको आंसर करना है वह पत्र मुद्रा जिसके पीछे रिजर्व में ठीक उसके मूल्य के बराबर सोना या चांदी रखा जाए, तो उसे हम प्रतिनिधि पत्र मुद्रा कहते हैं। और इस प्रकार के नोटों के पीछे 100% रिजर्व स्वर्ण या रजत कोष में रखा जाता है। तो ये मुद्रा उतनी ही अच्छी समझी जाती है जितना कि सोना और चांदी की मुद्रा। लेकिन वर्तमान में ऐसा करना संभव नहीं है। इस प्रकार की पत्र मुद्रा में चलनशीलता का अभाव रहता है क्योंकि मुद्रा का प्रकाशन बहुमूल्य धातुओं की उपलब्धि पर किया जा सकता है, व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुसार नहीं। इसलिए वास्तविक रूप में इसे पत्र मुद्रा हम नहीं कह सकते हैं। अब मैं आपको पत्र मुद्राओं के प्रकार बता रहा हूँ। तो पहला प्रकार मैंने आपको बताया प्रतिनिधि पत्र मुद्रा। अब दूसरा प्रकार है परिवर्तनशील पत्र मुद्रा यानी कन्वर्टिबल पेपर मनी। कन्वर्टिबल पेपर मनी एक ऐसी प्रचलित पत्र मुद्रा होती है जिसके बदले में नोट प्रकाशन करने वाली संस्था नोटों को सोने चांदी में बदलने की गारंटी देती है। तो इस प्रकार की पत्र मुद्रा को परिवर्तनशील पत्र मुद्रा कहते हैं। यानी उतना कोष रखा नहीं जाता, रजत और स्वर्ण कोष रखा नहीं जाता, बल्कि गारंटी दी जाती है कि हम इन नोटों को सोने और चांदी में बदल देंगे। ऐसी जो प्रचलित परिवर्तनशील पत्र मुद्रा होती है उसके पीछे कोई कोष नहीं रखा जाता और इस प्रकार की पत्र मुद्रा में कुछ भाग स्वर्ण या रजत या प्रमाणिक सिक्कों में रखा जा सकता है। पूरी तरीके से नहीं, कुछ भाग रखा जा सकता है और शेष भाग के लिए हम रिजर्व में प्रमाणिक प्रतिभूतियाँ यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह को भी रख सकते हैं। एक खास बात यह है परिवर्तनशील पत्र मुद्रा की कि प्रचलित पत्र मुद्रा के बदले में सरकार सोना चांदी देने के लिए उत्तरदायी होती है क्योंकि उन्होंने गारंटी दे रखी होती है। तो जब भी आपसे पूछा जाए प्रतिनिधि पत्र मुद्रा में 100% रिजर्व रखा जाता है सोने या चांदी का, लेकिन परिवर्तनशील पत्र मुद्रा में ओनली गारंटी दी जाती है, रखा नहीं जाता कोष। इसके बाद आपसे मैं एक सवाल करता हूं इस वीडियो के बीच में और वो सवाल ये है, क्या भारतीय पत्र मुद्रा परिवर्तनशील पत्र मुद्रा है? वापस से सवाल सुनिए, क्या भारतीय पत्र मुद्रा परिवर्तनशील पत्र मुद्रा है और अगर है तो क्यों और नहीं है तो क्यों? तो इसका जवाब है कि हाँ, वैधानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारतीय पत्र मुद्रा परिवर्तनशील है, परंतु व्यवहारिक रूप से इसे अपरिवर्तनशील ही कहा जाएगा। अब वैधानिक दृष्टि से मैंने इसे परिवर्तनशील क्यों कहा? क्योंकि इसमें गारंटी दी जाती है कि हम इसे कन्वर्ट कर देंगे सोने या चांदी में या उतना ही मूल्य हम देने की गारंटी देते हैं। जबकि प्रैक्टिकल हम देखें, व्यवहारिक रूप में हम देखें तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसे हम अपरिवर्तनशील ही कहेंगे।
ये हमारा जवाब होना चाहिए। तो जब भी आपसे पूछा जाए भारत में पत्र मुद्रा कैसी है, तो आपका आंसर होना चाहिए भारत में पत्र मुद्रा कानूनी रूप से परिवर्तनशील है, वैधानिक रूप से परिवर्तनशील है। ठीक है। और तीसरा जो प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ मुद्रा का, पत्र मुद्रा का, वो तीसरा प्रकार है अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा। अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा क्या होती है? जब किसी देश की सरकार नोटों के बदले में प्रमाणिक सिक्के या मूल्यवान धातु देने के लिए कोई गारंटी नहीं दे, तो ऐसी पत्र मुद्रा को अपरिवर्तनशील कागजी मुद्रा कहेंगे। वर्तमान में ऐसे बहुत से देश हैं जहां पर ये पत्र मुद्रा प्रचलन में पाई जाती है। इस प्रकार की जो पत्र मुद्रा होती है उसमें सरकार जनता को कोई बहुमूल्य धातु देने के लिए उत्तरदायी होती नहीं है, क्योंकि वो गारंटी भी नहीं देती है ऐसा। जबकि हमारी पत्र मुद्रा में लिखा रहता है कि हम धारक को गारंटी देते हैं। तो ये 3 प्रकार की पत्र मुद्राएं थी जिन्हें हमने पढ़ा। एक और प्रकार हो सकता है पत्र मुद्रा का, चौथा प्रकार जिसे हम कहेंगे, उसे हम बोलते हैं फिएट मनी, यानी प्रदिष्ट पत्र मुद्रा। ये भी एक तरीके से अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा ही होती है, लेकिन इसमें अलग क्या होता है कि इस प्रकार की मुद्रा के पीछे कोई कोष तो रखा नहीं जाता और न ही इसमें परिवर्तनशीलता का गुण पाया जाता है। वास्तव में होता क्या है, जब भी किसी देश में असाधारण परिस्थिति आती है, असाधारण परिस्थिति क्या होती है, जैसे उस देश को युद्ध का सामना करना पड़ा है या वहाँ पर कोई भयंकर अकाल या आपदा आई है, तो ऐसे आर्थिक संकट के समय में सरकार को ज़्यादा खर्च करना पड़ जाता है। और जब सरकार ज़्यादा खर्च करती है तो इस प्रकार जो एक्स्ट्रा मनी यानी जो मुद्रा का प्रकाशन किया जाता है ताकि अपने बजट के लक्ष्यों को पूरा किया जा सके, बजट के घाटों को पूरा किया जा सके, तो यह मुद्रा सरकार के आदेश के अनुसार ही चलती है, इसलिए इसे आदेश मुद्रा भी कहते हैं। और प्रदिष्ट मुद्रा तो इसका नाम है ही सही। तो जब भी आपसे कहा जाए कि आपदा के समय में जब कोई सरकार घाटे के बजट को पूरा करने के लिए पत्र मुद्रा जारी करती है, तो उस पत्र मुद्रा को क्या कहेंगे? उस पत्र मुद्रा को कहेंगे प्रदिष्ट पत्र मुद्रा या आदेश मुद्रा। अब आपको एक उदाहरण देता हूँ इस प्रदिष्ट पत्र मुद्रा का या आदेश पत्र मुद्रा का। सन 1789 में 1789 में और सन 1795 में, इन दोनों वर्षों के बीच में, यानी 1789 से 1795 के बीच में फ्रांस में बड़ी मात्रा में एसआई नेट्स छापे गए थे। अमेरिका में भी जब क्रांति हुई थी उस समय कॉन्टिनेंटल और गृह युद्ध में ग्रीन बैंक्स जारी किए गए थे। और जर्मनी में तो प्रथम महायुद्ध के काल में मुद्रा के कारण गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि वहाँ पर अत्यधिक अनावश्यक रूप से इस प्रकार की प्रदिष्ट मुद्रा या जो हम कहें आदेश मुद्रा जारी कर दी थी संकट के समय में। तो ये 3 उदाहरण मैंने आपको दिए। एक तो फ्रांस में एसाइनेट्स को छापने का, अमेरिका की क्रांति के समय कॉन्टिनेंटल को छापने का, और जर्मनी में जो महामंदी का एक कारण भी बना था अनावश्यक रूप से मुद्रा को छापने का। तो इसीलिए कभी ये पूछा जाता है कि क्या ये जो मुद्रा होती है, पत्र मुद्रा या किसी भी प्रकार की मुद्रा, उसे कोई भी देश जब जारी कर ही सकता है, सरकार को पूरा अधिकार होता है, तो फिर उसे सरकार जारी क्यों नहीं करती है? तो जब ऐसी स्थिति आएगी कि सरकार अनावश्यक रूप से मुद्रा को छापना शुरू कर देगी और अपने देश में वितरित करना शुरू कर देगी, तो उससे होगा क्या? उस देश में महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि वस्तुएं तो सीमित है और मुद्रा ज़्यादा हो जाएगी, तो महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि वो देश उस एक आर्थिक दुष्चक्र में फंसता चला जाएगा। यही कारण था कि जर्मनी को बहुत बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था उस समय। चलिए, कागजी मुद्रा हमने पढ़ा। कागजी मुद्रा
के बाद हम आदेश मुद्रा की बात करते हैं। ये अभी हमने कागजी मुद्रा में ही पढ़ा था। सरकारी आदेशों के द्वारा जारी किया जाता है। इसके वैधानिक महत्व होते हैं। इस मुद्रा को बगैर सोना या प्रतिभूतियों के आधार पर जारी किया जाता है। अब जब हमने फिएट मनी पढ़ा था, प्रदिष्ट मुद्रा पढ़ा था, आदेश मुद्रा पढ़ा था, तो हमने ये बात की थी कि इसके पीछे कोई सोना चांदी तो रखा नहीं जाता है और ये एक तरीके से अपरिवर्तनशील मुद्रा होती है। तो वही चीज़ है, संकट की घड़ी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 के समय सबसे ज़्यादा आदेश मुद्रा हिटलर ने जारी की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये 4 उदाहरण अब आपके सामने आ चुके हैं। अब हम आते हैं बैंक मनी पर। बैंक मनी क्या होती है? बैंक मनी अलग से कोई मनी नहीं होती है। जो बैंक में आप जो ट्रांजैक्शन करने के तरीके हैं, जैसे चेक रहा, बैंक ड्राफ्ट रहा, ये सब क्या है? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब बैंक मनी ही है। तो वह मुद्रा जो आम जनता द्वारा बैंकों में जमा की हुई है, इस मुद्रा को मांग के अनुसार भुगतान किया जाता है। इसी जमा राशि के आधार पर चेक, ड्राफ्ट आदि जारी किए जाते हैं और इसे क्रेडिट मुद्रा भी कहा जाता है। अब हम आते हैं खाता मुद्रा पर, मनी ऑफ अकाउंट। यह मुद्रा का वह रूप है जिस रूप में सरकार अपने खाते का रखरखाव करती है। तो मुद्रा का एक बहुत महत्वपूर्ण काम है कि मुद्रा मापक की इकाई के रूप में कार्य करता है। हमारे यहाँ पे रुपया जो एक मानक है इकाई का, मापने की इकाई का, तो उसी के आधार पर हम खातों को, बहियों को रखते हैं। तो यह मुद्रा का वह रूप होता है जब हम इस मुद्रा के आधार पर खातों का रखरखाव करते हैं। अब हम आते हैं वास्तविक मुद्रा पर। सिंपल है, जो वास्तव में किसी देश में चलन में है वही वास्तविक मुद्रा है। वैधानिक मुद्रा क्या होती है? लीगल टेंडर मनी इसे बोलते हैं, फिएट मनी भी इसे बोलते हैं। वह मुद्रा जिसको सरकार या कानून से समर्थन प्राप्त होता है। प्रत्येक व्यक्ति इस मुद्रा को स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। बाध्यता का इसमें एक तत्व होता है। इसके 2 प्रकार होते हैं, सीमित वैधानिक मुद्रा, लिमिटेड लीगल टेंडर मनी जैसे सिक्के, और असीमित वैधानिक मुद्रा, अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी जैसे कागजी नोट। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग एक बात है कि सिक्कों को सीमित वैधानिक मुद्रा ही क्यों बोला और कागजी नोट को असीमित वैधानिक मुद्रा ही क्यों बोला। अब दिमाग लगाइए कि आप एक कार खरीदने गए और कार खरीदने गए तो आपने 10 लाख रुपए की वो कार खरीदते समय ज़्यादातर तो चेक देंगे या फिर उसके ऑनलाइन उसके खाते में हम ट्रांसफ़र करेंगे पैसा। लेकिन सपोज कीजिए हम उसको कागजी मुद्रा दे रहे हैं तो चलेगा, वो भी चलेगा। लेकिन हम कागजी मुद्रा भी नहीं दे रहे, हम उसके खाते में पैसे भी ट्रांसफ़र नहीं कर रहे, बल्कि हम बोरी में भर के ले गए सिक्के 5 लाख रुपए के और हम कह रहे हैं कि भैया तुझे सिक्के ही लेने पड़ेंगे। तो क्या वो 10 लाख रुपए के सिक्के लेने को तैयार हो जाएगा? अब आप तो कह दोगे कि हमारे देश के विधान के अनुसार मुद्रा को स्वीकार करना ज़रूरी है और आपको ये सिक्के लेने ही पड़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं चलता है। सिक्के आप एक सीमा तक ही दे सकते हो, उस सीमा के बाहर वो असीमित है। यानी एक सीमा तक ही वो सीमित होते हैं सिक्के और एक सीमा के बाहर वो असीमित वैधानिक मुद्रा कहलाते हैं। और कोई भी एक सीमा के बाहर सिक्कों को लेने के लिए बाध्य नहीं होता है, जबकि कागजी मुद्रा किसी भी लिमिट तक उसे लेना ही होगा। तो ये एक कारण है कि सिक्कों को हम बोलते हैं असीमित वैधानिक, माफ़ कीजिएगा, सीमित वैधानिक मुद्रा, और कागजी नोट को बोलते हैं हम असीमित वैधानिक मुद्रा। ठीक है। अब अगला जो प्रकार है वो बंजर मुद्रा। नगद को बंजर मुद्रा भी कहते हैं क्योंकि नगद अपने आप में कुछ भी उत्पन्न नहीं करता है। ये एक लास्ट प्रकार था मुद्रा का। अब हम आते हैं फंक्शन ऑफ मनी पर, यानी मुद्रा के जो कार्य होते हैं उस पर। तो मुद्रा के कार्य पर हम जब बात करेंगे तो मुद्रा के कार्यों को 2 भागों में हम बांट लेंगे। जो मुद्रा का पहला भाग होगा वो तो होगा मुद्रा के जो
मुख्य कार्य होते हैं, और दूसरा जो भाग होगा मुद्रा के जो गौण कार्य होते हैं या सहायक कार्य होते हैं। इस तरीके से हम दो भागों में इसको पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट तरीका है जिसमें आप एक लाइन में या एक पोइम के रूप में भी इसे याद कर सकते हैं कि मुद्रा के क्या कार्य होते हैं। तो वो पोइम क्या है? मुद्रा के हैं कार्य चार, माध्य, मान, माप और भंडार। मुद्रा के हैं कार्य चार, मुद्रा के हैं कार्य चार, माध्य, मान, माप और भंडार। इसे इंग्लिश में हम इस तरीके से बोल सकते हैं, मनी इज ए मैटर ऑफ फंक्शन फॉर ए मेजर, ए मीडियम, ए स्टैंडर्ड, ए स्टोर। मनी इज ए मैटर ऑफ फंक्शन फॉर ए मेजर, ए मीडियम, ए स्टैंडर्ड एंड ए स्टोर। तो हम इस एक पंक्ति में मुद्रा के चार कार्यों को देखते हैं, जिसमें हमने मुद्रा को माध्य के रूप में माना, मुद्रा को मान के रूप में माना, माप के रूप में माना और भंडार के रूप में माना। तो ये तो बात थी कि हम एक लाइन में कैसे याद कर सकते हैं, लेकिन हम पूरी तरीके से अब इसे पढ़ते हैं। मुद्रा के कार्यों को हम दो भागों में बांटेंगे। सबसे पहले हम प्राथमिक कार्यों को पढ़ेंगे, जो सबसे ज़रूरी मुद्रा के कार्य होते हैं। उसमें पहला है विनिमय का माध्यम, दूसरा है मूल्य की इकाई। उसके बाद में हम इसके सहायक या गौण कार्यों को पढ़ेंगे, जिसमें पहला है स्थैतिक भुगतानों का मान, दूसरा है मूल्य का संचय और तीसरा है मूल्य का हस्तांतरण। चलिए सबसे पहले हम मुद्रा के कार्य पर आते हैं। तो प्रोफेसर किनले ने मुद्रा के कार्यों को निम्न प्रकार विभाजित किया: प्राथमिक कार्य, गौण कार्य, आकस्मिक कार्य, अन्य कार्य। लेकिन हम दो कार्य पढ़ेंगे, प्राथमिक और गौण। मुद्रा के जो प्राथमिक कार्य होते हैं या मुख्य कार्य होते हैं उसे हम पढ़ते हैं। तो जो सबसे पहला मुद्रा का कार्य है प्राथमिक कार्यों में, वो है विनिमय का माध्यम। मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य विनिमय का माध्यम है। जो वस्तु और सेवाओं का विनिमय प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं तथा सेवाओं में न होकर मुद्रा के माध्यम से होता है। मुद्रा के कारण मनुष्य को अपना समय और शक्ति ऐसे दूसरे व्यक्ति की खोज करने में नष्ट करने की आवश्यकता नहीं रहती है, जिसके पास उसकी आवश्यकता की वस्तुएं हैं। जैसे हम पहले के समय में जब मुद्रा नहीं होती थी तब वस्तु विनिमय पर आश्रित रहते थे, तो अब उसकी आवश्यकता नहीं रही है। पहले क्या किया जाता था, कोई कपड़े का व्यापारी है, उसे गेहूं खरीदना है तो वो कपड़ा देगा और बदले में गेहूं ले लेगा। इसे वस्तु विनिमय प्रणाली पे कहते थे। लेकिन जब से मनी आई है तो उसने अब इस आवश्यकता को ख़त्म कर दिया है। अगर उसे गेहूं खरीदने हैं तो बदले में मनी देगा, और उसे कपड़ा खरीदना है गेहूं वाले को तो वो बदले में गेहूं नहीं देगा, बल्कि क्या देगा, रुपया देगा। तो विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। इसके बाद हम बात करें कि अपनी उन वस्तुओं के बदले में दूसरी वस्तुओं को स्वीकार करने को तैयार है जो उस पहले मनुष्य के पास है। फलतः मुद्रा के विनिमय के कार्य को बहुत ही सरल और सहज बना दिया है। अब हम आते हैं मुद्रा के दूसरे प्राथमिक कार्य पर, यह है मूल्य का मापक। मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण काम है मूल्य को मापना, वस्तु और सेवा के मूल्य को मापना। वस्तु विनिमय प्रणाली में ये एक कठिनाई थी। हम ये नहीं जान पाते थे कि कौन सी वस्तु का मूल्य कितना है, जबकि मुद्रा का प्रचलन हुआ है तो हम हर वस्तु का मूल्य आंक सकते हैं कि एक वस्तु की दी हुई मात्रा के बदले में दूसरी वस्तु की कितनी मात्रा प्राप्त होनी चाहिए। मुद्रा से सामान्य मूल्य मापक का कार्य करके समाज को इस असुविधा से मुक्त कर दिया है। ये प्राथमिक कार्य थे। अब हम इसके सहायक या गौण कार्यों को पढ़ते हैं। तो मुद्रा के सहायक या गौण कार्य जो हैं उसमें सबसे पहला कार्य है भावी भुगतानों का आधार। भावी भुगतानों का आधार को हम पढ़ते हैं। मुद्रा का जो सबसे पहला गौण कार्य या भावी भुगतान का आधार है, आधुनिक युग में संपूर्ण आर्थिक ढांचा साख पर आधारित है, क्रेडिट पर आधारित है। आप जैसे कोई वस्तु खरीदने जा रहे हो, कोई महंगी वस्तु खरीद रहे हो, तो हो सकता है आप कुछ पैसा नगद दे के आओ और कुछ पैसा आप उधार रख के आओ।
तो वही क्या है, स्थगित भुगतान है, वही भावी भुगतान है। भावी भुगतान कैसे कि मैंने 5 लाख की वस्तु खरीदी, 2 लाख अभी नगद दे दिए, 3 लाख में बाद में भुगतान कर दूंगा, भावी भुगतान है। तो ये कब पॉसिबल हुआ? जब मुद्रा का प्रचलन हुआ। पहले ये पॉसिबल नहीं था जब वस्तु विनिमय की प्रणाली थी। आधुनिक युग में संपूर्ण आर्थिक ढांचा अब उधार लेन देन पर टिका है और ऋण का लेन देन मुद्रा के माध्यम से ही पॉसिबल हो सकता है। वस्तुओं के रूप में ऋण के लेन देन का कार्य बहुत कठिन है, हो तो सकता है लेकिन कठिन है, इसलिए इस कार्य के लिए मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। तो जब भी स्थगित भुगतान या भावी भुगतान के लिए हम मनी की बात करेंगे तो हमें उधार शब्द को ध्यान में रखना है कि उधार पॉसिबल हो पाया, स्थगित भुगतान पॉसिबल हो पाया जब से मनी यानी मुद्रा का प्रचलन हुआ है। दूसरा इसमें है मूल्य संचय का आधार। मुद्रा का दूसरा गौण कार्य मूल्य संचय का आधार है। अब आपसे कहा जाए कि आप 5 लाख रुपए की गेहूं का संचय कर लो 20 साल के लिए, तो वो गेहूं पड़े पड़े सड़ जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे कुछ सालों बाद। लेकिन आप 20 साल के लिए मुद्रा का संचय करके रख सकते हो, आप सिक्के रख सकते हो, नोट को रख सकते हो और वो किसी भी प्रकार से खराब नहीं होंगे। तो ये इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो ये मुद्रा का दूसरा गौण कार्य है। मुद्रा मूल्य संचय का भी साधन है। वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा के अभाव में धन को संचय करने में कठिनाई होती थी और मुद्रा के आविष्कार के बाद आप इस काम को आराम से कर सकते हो। आप धन का संचय अपनी तिजोरी में कर सकते हो, जबकि वस्तु का संचय करने में आपको बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। और तीसरा इसका गौण और सहायक जो कार्य है वो है क्रय शक्ति का हस्तांतरण। मुद्रा का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है क्रय शक्ति का हस्तांतरण, क्योंकि इससे एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान को हस्तांतरित कर सकता है। क्रय शक्ति का हस्तांतरण करके मुद्रा ने विनिमय को व्यापक बनाने में सहायता की है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ बैठे बैठे किसी दूसरे शहर में अपने किसी भाई को पैसा ट्रांसफ़र करना है तो आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हो, उसे उसके खाते में पैसे डाल सकते हो यहाँ से बैठे बैठे। तो ये मुद्रा से ही पॉसिबल हो पाया। जबकि अगर आप वस्तु विनिमय के दौर में देखते तो ये पॉसिबल नहीं था कि आप क्रय शक्ति को यहाँ बैठे बैठे दूसरे शहर में बैठे व्यक्ति को क्रय शक्ति को हस्तांतरित कर दो वस्तु के द्वारा। तो ये मुद्रा से ही पॉसिबल हो सका है। ये कुछ कार्य थे जिसमें 2 मुख्य कार्य थे और 3 इसके गौण कार्य थे। अब कुछ प्रश्नों पर हम आते हैं। पहला प्रश्न है भारतीय मुद्रा के लिए जो प्रतीक चिन्ह था, ये जो चिन्ह देख रहे हैं आप, जिसमें हिंदी का र भी दिखाई दे रहा है और अगर एक लाइन खींच दी जाए तो ये आर की तरह भी दिखाई देता है और इसमें भारत का तिरंगा भी नज़र आता है। ये हमने उदय कुमार द्वारा पढ़ा था, ITI ने इनको सजेस्ट किया था, प्रोफेसर उदय कुमार ने, और इसे चिन्हित किया गया था। कब इससे प्रतीक चिन्ह के रूप में चुना गया? तो आपका जवाब होना चाहिए सन 2010 में इसे प्रतीक चिन्ह के रूप में चुना गया था। दूसरा प्रश्न है आपका कि भारतीय मुद्रा, इंडियन जो करेंसी है, उसके लिए प्रतीक चिन्ह का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? यह हम पढ़ चुके हैं। इसका डिज़ाइन D उदय कुमार ने किया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय रुपए का जो ISO कोड है वो क्या है? INR, ये भी हम पढ़ चुके हैं। INR भारतीय रुपए का कोड होता है। भारत में मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? इसका जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि केंद्र सरकार का केंद्रीय बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके द्वारा ही मुद्रा की आपूर्ति नियंत्रित की जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत में कागजी नोट मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास होता है? आपका जवाब होना चाहिए कागजी नोट मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होता है। इसका एक अपवाद हमने पढ़ा था, 1 रुपये का नोट, जो कि वित्त मंत्रालय द्वारा वित्त सचिव के हस्ताक्षर से जारी होते हैं। अगला प्रश्न वही आ गया, देखो, 1 रुपये के नोट को कौन जारी करता है? आपका आंसर है C, वित्त मंत्रालय।
एक रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर रहता है? इसका आंसर है सी, वित्त सचिव का हस्ताक्षर रहते हैं। और अगला प्रश्न है, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? आपका जवाब है, भारत में सिक्के जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय अधिकृत होता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि 2000 रुपये के नए नोट पर पीछे की तरफ किसकी आकृति छपी हुई है? तो आपका आंसर होना चाहिए सी, मंगलयान की आकृति 2000 रुपये के नोट पर पीछे की तरफ छपी हुई है। कभी आपको देखना है गौर से। 200 रुपये का जो नया नोट है उस पर पीछे की ओर किसकी तस्वीर छपी हुई है? आपको आंसर देना है सांची का स्तूप। 100 रुपये के नए नोट पर पीछे की तरफ किसकी आकृति छपी हुई है? तो आपका आंसर होना चाहिए रानी की वाव, इसकी आकृति छपी हुई है। 50 रुपये का जो नया नोट है उस पर पीछे की तरफ किसकी आकृति छपी हुई है? इसका आंसर है हम्पी के जो रथ है उसकी आकृति 50 रुपये के नए नोट पर पीछे की तरफ छपी हुई है। और जो 20 रुपये का नया नोट आया है उस पर पीछे की तरफ एलोरा की गुफाएं हैं, उसकी आकृति छपी हुई है। लास्ट आपका जो प्रश्न है, 10 रुपये के नए नोट पर पीछे की तरफ किसकी तस्वीर छपी हुई है? आपका आंसर होना चाहिए बी, कोणार्क सूर्य मंदिर की तस्वीर इसमें छपी हुई है।